नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पेंशन स्कीम और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उन दोनों के बीच में कौन सा अच्छा है एक सरकारी कर्मचारी के लिए। हमारे साथ हैं रवि कुमार जी। नमस्कार रवि कुमार जी। नमस्कार अनिर्बन जी। हाँ, अ, बोलिए। अ, आपका जो क्वेरी है हाँ, यूपीएस, ओपीएस, एनपीएस के रिगार्डिंग, हाँ, इसमें एक्चुअली 2004 के पहले हाँ, 2004 के पहले जो एम्प्लॉय जिन्होंने कोई भी सरकारी संस्था को ज्वाइन किया, उसके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम था। 2004 में गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें एनपीएस लागू कर दिया, न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दिया। तो इसमें क्या, मैं हिस्ट्री पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, मैं उसके बाद समझाऊंगा तीनों क्या है। ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम था 2004 का। 2004 के बाद 2004 में ही सरकार ने एनपीएस लागू किया। एनपीएस लागू करने के बाद क्या हुआ कि कर्मचारियों में, सरकारी कर्मचारियों में काफी रोष पाया गया, क्योंकि उसका रीजन में भी मैं डिस्कस करूंगा। रोष पाया गया। तो 2009 तक इन्होंने 2009 तक क्या था कि सिर्फ लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बैक नहीं किया। हालांकि ये था कि 2009 तक इसमें सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही थे एनपीएस के दायरे में। तो 2009 के बाद सरकार ने क्या किया कि एनपीएस के दायरे में सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट एम्प्लॉय जितने भी हैं सभी को उन्होंने इसमें शामिल कर दिया। अब क्या है कि इसके बाद एनपीएस आने के बाद क्या हुआ, अब एक टर्म आया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो हाल ही में आया है। हाँ, हाल में आया है। वो 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, जैसे हमने बताया, ओल्ड पेंशन स्कीम था जिसमें सिर्फ सरकारी कर्मचारी थे। न्यू पेंशन स्कीम में सरकारी, गैर सरकारी जितने कर्मचारी हैं सभी थे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या है कि इसमें भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय कवर्ड है। लेकिन अगर किसी राज्य में यूपीएस की अनुमति प्राप्त होती है उस कंसर्न राज्य से, जैसे यूपी, बिहार में भी नहीं है, मगर यूपी में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया। ठीक है। तो ये तीनों को एप्लीकेबिलिटी की बात है कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस कहाँ कहाँ लागू है। और सॉरी, और अब आगे क्या सवाल है? देखिए, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो हो गया आपका कहाँ कहाँ कौन सा स्कीम लागू है। अभी मेरे को ये बताइए कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम को अभी हम लोग चर्चा से अभी बाहर रखते हैं, क्योंकि देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम तो आ नहीं रहा है। अगर आएगा भी तो वो तो अलग मुद्दा है, मगर ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बढ़िया है और उसी लिए सरकार ने, मतलब उसमें ज्यादा खर्चा आ रहा था, वित्तीय एक बोझ आ रहा था। मैं इसमें इंटरप्ट करूंगा अनिर्बन जी, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा, क्षमा चाहता हूँ, 1 मिनट। ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि क्यों ये एम्प्लॉय के लिए अच्छा था और सरकार के लिए क्यों ये उतना, मतलब अच्छा नहीं मानेंगे, या जो भी। इससे एक गवर्नमेंट ट्रेजरी का भी ये थोड़ा सा लॉस था, ठीक है ना। अब इसमें क्या था कि इसमें जो सैलरी स्लिप बनती थी एम्प्लॉय की ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के सैलरी से नहीं लिया जाता। ठीक है। और रिटायरमेंट के बाद उनको वो सैलरी, वो पेंशन वो सरकार की जिम्मेदारी थी। वो पेंशन भी और फैमिली पेंशन। ठीक है। और सबसे इसमें बढ़िया बात ये थी कि इसमें एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता। अब इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे काफी दबाव आने लगा। ठीक है। इस कारण उन चीजों को देखते हुए सरकार ने इसको धीरे धीरे खत्म किया या बंद किया। ये सरकार का निजी मामला था, इसमें हम लोग उतना नहीं जाएंगे, टिप्पणी करना। ठीक है। इसके बाद वो एनपीएस लेके आया, फिर यूपीएस का एक ऑप्शन दिया। ठीक है। ये ओपीएस की बात नहीं, देखिए, नहीं रवि जी, अभी हम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो आपका तो रवि जी, हम लोग जहाँ पे थे कि ये जो यूपीएस है और जो एनपीएस है, तो एनपीएस और यूपीएस में
दोनों में क्या एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन कटेगा? हाँ, अब ये आपका बिल्कुल सही सवाल है अनिल जी। हाँ जैसे ओपीएस में हमने बताया वो तो खत्म हो गया डिस्कशन। हाँ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो भी एक्सपेंडिचर है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हाँ चलिए ठीक है। अब उसके बाद आया एनपीएस और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूपीएस लाया गया। एनपीएस और यूपीएस में क्या डिफरेंस है? एनपीएस में जो एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे अब मैं अभी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है बाद में अमेंडमेंट हो के 1 या 2 साल बाद कुछ और हो जाए, लेकिन एज ऑन डेट मैं बता रहा हूँ एनपीएस में और यूपीएस में जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है वो 10% होता है। ठीक है, बेसिक प्लस दिएगा, राइट। और एनपीएस में ध्यान दीजिएगा, एनपीएस में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% होता है, जबकि यूपीएस में 18.5% होता है। देखिएगा यूपीएस गवर्नमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन एनपीएस। यूपीएस तो में? इस हाँ बिल्कुल यूपीएस ये हुई कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉइज का एनपीएस में 14% कटता है और यूपीएस में 18%। सरकार का कंट्रीब्यूशन सरकार का, और एम्प्लॉई का 18.5%। और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन दोनों में कितना? दोनों में 10%। एम्प्लॉई का 10% होगा, सरकार का कंट्रीब्यूशन का चेंजेस है। हाँ, सरकार के कंट्रीब्यूशन का चेंजेस है, दोनों का बेसिक प्लस दिएगा, राइट। नॉट इट इज नॉट ग्रॉस सैलरी। हाँ, पार्क्स वगैरह वो सब एक्सक्लूडेड है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, तो देखिए ये जो कंट्रीब्यूशन है, अगर कंट्रीब्यूशन टेबल को हम लोग ऐसे देखेंगे, एक लेमन्स लैंग्वेज से बोल रहा हूँ, एक साधारण आदमी के बोल रहा हूँ, मैं डिटेल्स में अगर नहीं जाता हूँ, तो जहाँ पे गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसमें जो मतलब पैसा ज्यादा बनेगा और उसमें तो एम्प्लॉय का ज्यादा फायदा होने का संभावना है। मैं वो बता रहा हूँ, मैं इसकी डिटेल में, मैं अभी इसका आंसर, इतना सब्जेक्टिव आंसर इसका नहीं है। मैं इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। ऐसा है, ये हुई कंट्रीब्यूशन की बात, राइट। या हम हो या कोई हो या आप हो, कोई भी हो, हमने एक पर्टिकुलर पेंशन स्कीम चुना और ये हुई कंट्रीब्यूशन की बात। अब मैं बात करूंगा फायदे की बात। एनपीएस नेशनल पेमेंट सिस्टम में जो फंड होता है वो एक फंड मैनेजर जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्देशित है या एलोकेटेड है, लाइक एचडीएफसी फंड, जो जिनको मैनेज करता है, जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है वो है एचडीएफसी है, यूटीआई है और एसबीआई है। ठीक है, ये अलग अलग कंपनीज हैं जिनको गवर्नमेंट ने फंड मैनेज करने के लिए रखा हुआ है एनपीएस में। अब राइट, एनपीएस में, अभी यूपीएस की बात ही नहीं कर रहा मैं, एनपीएस की बात। एनपीएस का जो फंड है वो टोटली मार्केट लिंक्ड होता है, राइट। इसमें एक एम्प्लॉय अगर अवेयर है, मार्केट से अवेयर है, थोड़ा फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ठीक है, तो वो खुद से फंड को मैनेज कर सकता है, अलग अलग फंड मैनेजमेंट कर सकता है। जैसे वो डिफरेंट कंपनी में कितना परसेंटेज एलोकेशन देगा या नहीं देगा, उस हिसाब से फंड मैनेजमेंट के लिए उस कंपनी को निर्देशित कर सकता है। वो कंपनी का फंड एलोकेट उस हिसाब से अलग अलग पोर्टफोलियो में एलोकेट करेगी जिसके हिसाब से, और वो उसको रिटर्न देगी, राइट। तो आपका जो एनपीएस होगा, जब आप एनपीएस ऑप्ट कर रहे हैं, एनपीएस जब आपका चल रहा है, तो उसमें आप ऑप्शन क्या मतलब कंपनी को दे देंगे, मतलब अपना जो संस्था है उसमें दे देंगे कि आप कौन सा फंड मैनेजर चाहते हैं? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ अपना, मैं एनपीएस में हूँ। हमारा जब फंड स्टार्ट हुआ तो हमने बाय डिफॉल्ट स्टेट बैंक पेंशन फंड मैनेजमेंट का था, ठीक है, या कुछ ऐसे ही कुछ नाम था, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। फंड मैनेजमेंट उसको बोल सकते हैं, फंड मैनेजर बोल सकते हैं, राइट। हमारा फंड मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। somewhere I noticed that my fund is not allocated properly, एक प्रॉपरली एलोकेशन नहीं है। तो आफ्टर ए ईयर मैंने उस फंड को मैनेज किया और स्टेट बैंक से उठा के, वहाँ एक ऑप्शन आता है, मैंने स्टेट एसबीआई से उठा के फंड मैनेजर एचडीएफसी बैंक को सेलेक्ट किया और मैंने अपना पोर्टफोलियो चेंज किया। लाइक पोर्टफोलियो में डिफरेंट कैटेगरी है कि आप कौन से पोर्टफोलियो में रिस्क के हिसाब से उसको एलोकेट करते हैं। तो
मैं चूंकि सेक्टर से हूँ तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है या हाँ थोड़ा बहुत जो भी है, हाँ तो मैंने, और मेरा ड्रास्टिकली 4% जो एनुअल इंटरेस्ट होता है 4% बढ़ गया है। अब ओके उस हिसाब से उसका जो डिफरेंस आ गया ना, हाँ विद इन 6 मंथ 85,000 का डिफरेंस था हाँ रिटर्न। हाँ हाँ तो राइट। होगा तो ही। हाँ मैं ये बोलूंगा कि जो भी फाइनेंशियली अवेयर, जो ऐसे लोग जो फाइनेंशियली अवेयर है, मार्केट से हम्म अवेयर है, हम्म ठीक है, हम्म और कब क्या अप एंड डाउन हम्म अवेयर है, हम्म सेंसेस एंड ऑल, हम्म क्या कर, थोड़ा बहुत उतना डीप नहीं लेकिन थोड़ा भी अगर अवेयर है तो हम्म उनके लिए एनपीएस बहुत। ये जो आपका आप बोले कि फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक जरूरत है एनपीएस में, तो हाँ अभी बस नॉर्मल, हाँ हाँ नॉर्मल नॉर्मल मतलब एक, बहुत ज्यादा हाँ नहीं। बहुत डीप में नॉर्मल अवेयरनेस की जरूरत है। हाँ अगर कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि थोड़ा बहुत जानता है तो एनपीएस उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये मार्केट से लिंक्ड होता है। हाँ। मैं अच्छा ऐसा एक क्यों बोल सवाल रहा है हूँ। रवि जी, एक चीज बताइए हम्म, कि हम्म, जैसे एनपीएस में आपका एक कॉर्पस बन रहा है, तो हम्म, यूपीएस में ठीक है, एनपीएस और हम्म, यूपीएस में दोनों में क्या आप जब आपका सुपर एनुएशन होगा, आपका जब रिटायरमेंट होगा, तो दोनों में हम्म। क्या मंथली पेंशन का आपका है कि ऐसे? मैं बता रहा हूँ, हम्म हाँ बिल्कुल सही सवाल। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं बात कर रहा था एनपीएस के फंड मैनेजमेंट की बात कर रहा था, हम्म कि आपका फंड जो है वो पैसा है वो मार्केट पे लगा होता है, वो मार्केट से लिंक्ड होता है, और आपका जो पेंशन है हम्म आपके सुपर एनुएशन के पास, हम्म वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपका कॉर्पस जो मार्केट में फंड लगा हुआ था उसका उस समय का कॉर्पस। हम्म ठीक है। हम्म अब ये आप सपोज कीजिए हम्म सेंसेक्स जो था हम्म 2005 या 6 में 4-5 में कितना रहा होगा, हाँ आई थिंक बहुत ही कम था, बहुत कम था, बहुत बहुत ही कम ज्यादा था। डिफरेंस है। हाँ, हाँ और आज की डेट में आप सेंसेक्स देखिए हाँ तो उससे बहुत मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ है। तो हाँ हाँ कभी भी लॉन्ग टर्म में, हाँ कभी भी लॉन्ग टर्म में किसी भी देश की इकोनॉमी की बात कीजिए, कभी भी लॉन्ग टर्म में सेंसेक्स हमेशा ऊपर ही जाता है, हाँ कभी नीचे नहीं। हाँ राइट। हम्म कोई भी आप अगर ये पूरी तरह रिस्क ऐसा भी नहीं है कि आपका पैसा पूरी तरह स्मॉल कैप में एकदम स्टार्टअप्स में लगा होता है जो फुल हाँ रिस्की आपका तो हो। देखिए जो भी बड़ी इकोनॉमी है, जो भी बड़ा वित्तीय व्यवस्था है, तो उसमें हम्म, तो आपका मतलब आगे जाके बढ़ने का ही चांसेस है। छोटा बिल्कुल। इकोनॉमी में अलग होता है, मगर भारत तो एक विश्व के चौथी बड़ी हाँ अभी अर्थव्यवस्था ग्रोइंग, है। हाँ ग्रोइंग फेज में है, तो आप कभी भी इकोनॉमी बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा, तो हाँ ये इज ए गुड ऑप्शन। और तो उसमें देखिए आप, उसमें उसमें जो आपका आप जो बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो मार्केट के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा एनपीएस में, तो बिल्कुल उसमें क्या आपका पेंशन का बात है कि उसमें आपको हाँ वन टाइम पैसा दिया जाएगा? मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपके, ये आपका मार्केट लिंक हुआ, एक कॉर्पस आपका बना, हम्म ठीक है, आप जब रिटायर, सुपर एनुअल रिटायर, हम्म आपके पास दो ऑप्शन। हम्म एक पहला ऑप्शन ये है कि आप अधिक से अधिक 60% आप अपना एनपीएस कॉर्पस का पैसा निकाल लें, हम्म तो वो टैक्स फ्री है, हम्म और 40% जो आपका कॉर्पस है हम्म वो आपको पेंशन के रूप में दिया जाए। ठीक है। ठीक है, हम्म जो कि टैक्सेबल। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें बेसिक से कोई किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, बेसिक और डीए से। राइट। ठीक है। ठीक है। आपका एंड ऑफ द टेन्योर आपका जो भी कॉर्पस है 60% आपने अगर चाहे तो विड्रॉ कर लिया, नहीं चाहे तो आपने ना विड्रॉ किया, हम्म और रेस्ट ऑफ द मनी आपको एनुटी के रूप में दिया जाएगा, मंथली एंड। हम्म राइट। हम्म ये हुई एनपीएस की बात। हम्म ठीक? कहीं कोई, मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स को कहीं कोई प्रॉब्लम इसका नहीं होगी, हमारा जो डिस्कशन हुआ है। हाँ हाँ, अब यूपीएस की बात, यूनिफाइड पेंशन। हाँ अगस्त, सितंबर या अगस्त 2024 के आसपास गवर्नमेंट ने फिर अनाउंस किया एक हाँ नए पेंशन स्कीम की, हम्म यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हम्म इसकी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल हम्म 2025। हम्म राइट। हम्म नाउ आई थिंक देयर वाज सर्टेन
कुछ समय तक सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये भी ऑप्शन दिया था कि जो एनपीएस में है वो यूपीएस में ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। आई थिंक दैट विंडो इज क्लोज नाउ। आई एम नॉट वेल अवेयर ऑफ दैट। नहीं नहीं, वो है, वो आपका है। और जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, दर्शक है, वो लोग इसीलिए भी जानना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे दुविधा में हैं जो एनपीएस में है, वो लोग यूपीएस में जाए कि नहीं जाए, ये दुविधा है। तो ये भी एक सब कर रहा हूँ। एनपीएस की बात मैं क्या जो भी था, कॉर्पस मार्केट लिंक है, कैसे क्या मिलेगा। हाँ। अब जाए या ना जाए ये बड़ा सिचुएशन जो है वो मैन टू मैन, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हाँ यूपीएस का मैं बताता हूँ इसमें क्या है। जैसे एनपीएस में आपका इनकम डिसाइडेड नहीं होता है हाँ कि आपको कितना मिलेगा, हाँ वो सिर्फ मार्केट पे डिपेंड है। हाँ। एंड यूपीएस में सरकार आपको, एक गवर्नमेंट एक आपको कवर देती है। हाँ वो आप जब रिटायर हुए, हाँ रिटायर के टाइम पे जो मिनिमम जो आपका लास्ट 12 मंथ का जो सैलरी है, हाँ बेसिक है, हाँ क्या एवरेज निकाल के जो आता है, जो एवरेज आता है लास्ट 12 मंथ का, सुपर एनुएशन के टाइम पे लास्ट 12 मंथ हाँ। की बेसिक एवरेज आता है, हम्म। तो बेसिक के हिसाब से आपको उसका 50%, हाँ। इस 50% आपको गवर्नमेंट वो पेंशन के रूप में देती है। तो यहाँ पे एनपीएस में एक श्योरिटी नहीं थी गवर्नमेंट की। ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप अपने फंड को कैसे ग्रो करते हैं, राइट। हाँ हाँ। लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं, यूपीएस में आप निश्चित रहिएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे है कि यूपीएस में तो जैसे एनपीएस में आपको एक कॉर्पस उठाने की व्यवस्था है, यूपीएस में क्या एक टाइम पे, वन टाइम आप सुपर एनुएशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा उठा सकते हैं कि आपको पूरा ही पैसा पेंशन में, एन्युइटी में कन्वर्ट करना है? एन्युइटी में मिलेगा। ग्रेचुटी की ऑप्शन है, ग्रेचुटी के ऑप्शन नहीं, ग्रेचुटी तो अलग है। मैं बोल रहा हूँ कि पेंशन मतलब आपको पूरा ही पेंशन में डालना है। हाँ, पेंशन आपको, पेंशन में ऐसा कुछ नहीं, उसमें वो नहीं है, आपको पूरा एन्युइटी के रूप में ही मिलेगा, पूरा एन्युइटी के रूप में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज है कि अगर सोचिए किसी का सर्विस जो टेन्योर है, जैसे कि ज्यादा एक सर्विसमैन जो ज्वाइन करते हैं, वो लोग तो आर्मी में देश का सेवा करके आए हैं, तो वो लोगों का जो टेन्योर है, टेन्योर कम होता है। हाँ, टेन्योर के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा, यूपी के दायरे में जो भी कम से कम 25 साल की नौकरी की होनी चाहिए यूपीएस में। यूपीएस की बात, मैं अभी यूपीएस की बात कर रहा हूँ। कम से कम 25 साल की नौकरी उसकी होनी चाहिए यूपीएस में आने के लिए। लेकिन अगर 10 साल, कम से कम वो 10 साल ही नौकरी किया, यानी 10 साल से लेके 25 साल के बीच का अगर उसका नौकरी है, तो मिनिमम 10,000 पेंशन का उसका प्रावधान है। तो आपका देखिए, अगर ऐसे मतलब कोई व्यक्ति है जिसका फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है उतना, जो ज्यादातर सरकारी क्षेत्र में जो ग्रुप डी जो एम्प्लॉय हैं, या ग्रुप सी का जो लोअर, ग्रुप सी और ग्रुप डी जो एम्प्लॉय है, ग्रुप सी का खास की लोअर लेवल, अपर लेवल तो फिर भी मतलब थोड़ा फाइनेंशियल अवेयरनेस आ जाता है, जो जनरली देखा जाता है। तो वो लोगों में जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का कमी है, तो उसमें वो लोगों को क्या करना चाहिए कि एनपीएस में रहना वो लोगों के लिए अच्छा है कि यूपीएस में जाना? तो इसमें सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात नहीं है अनिर्बन जी। इसमें दो चीजें हैं। एक तो मैंने समझाने के लिए वो कहा, एनपीएस में जिसको फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो आप कर सकता है, उसके लिए फेवरेबल है। लेकिन ऐसा भी है जिसको अवेयरनेस नहीं है, वो किसी की मदद भी ले सकते हैं। काफी लोग हैं आजकल रहते हैं, न्यूज में रहते हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी किसी की मदद भी ले सकते हैं वो, कि उनको, कभी होता है कि ये थोड़ा सा, क्योंकि साल में आप एक ही बार चेंज कर सकते हैं शायद वो फंड मैनेजर। आपने अभी फ्रिक्वेंटली आप नहीं चेंज कर सकते, अगर आपने अभी चेंज किया तो फिर नेक्स्ट ईयर ही चेंज होगा, राइट। तो आप किसी की मदद भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक चीज है, एक श्योरिटी की बात है। लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि रिस्क ले लाइफ में, या जिनको उतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो एनपीएस देते हैं। जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि यूपीएस में क्या है कि गवर्नमेंट का मिनिमम एक है कि आपको मिलेगा ही। जैसे आपका 25 साल अगर यूपीएस में हो जाता है
तो आपका जो बेसिक है उसका 50% मिलता है ना आपको, 50 नहीं 60, 50-60। और ये इन्फ्लेशन का भी एक पॉइंट इसमें ऐड है कि सिर्फ बेसिक का 50% तो मिलता ही है, प्लस इसमें डीए भी इंक्लूड होता है, जो कि एक सर्टेन टाइम पे हर एक सर्टेन इंटरवल पे डीए आपका इंक्लूड होता है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। तो वो डीए का एक कंपोनेंट भी उसमें ऐड होता है। अच्छा रवि जी, एक चीज बताइए, अगर हम लोग ऐसे एक सिनेरियो के बारे में सोचते हैं कि एक आदमी है जिन्होंने 60 साल में रिटायर किए, तो वो आदमी अगर एनपीएस लेते हैं और यूपीएस, दोनों ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर सोचिए वो 90 साल तक जीवित रहे, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उम्र है उनका, तो उस हिसाब में आपको जो यूपीएस है, यूपीएस में तो आपका कंट्रीब्यूशन दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, मगर एनपीएस में सोचिए आपका जो 40% और 60% विड्रॉ कर लिए, अब जो 40% पैसा बचा रहा उसमें से पैसा मिलता रहा, मगर एक टाइम पे वो कम हो जाएगा ना। मतलब सोचिए कि आपका कॉर्पस एनपीएस में 20 लाख रुपया है मान लेते हैं, तो 20 लाख रुपया अगर आप 10 साल जीवित रहेंगे आपको जितना पैसा मिलेगा, और अगर 20 साल जीवित रहेंगे तो आपको उतना पैसा नहीं ना मिलेगा।